हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। जैसे कि हम कवर कर रहे थे अपने उत्तराखंड भूगोल के अंतर्गत उत्तराखंड की फिजिकल ज्योग्राफी को, जिसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको उत्तराखंड में होने वाले प्रमुख आंदोलनों के बारे में बताया था। आज से हम उत्तराखंड में ही एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको उत्तराखंड के प्रमुख जनपदों के बारे में उनकी स्थापना वर्ष के क्रम अनुसार यहाँ पर बताऊँगा। इसी में जनपद के अंतर्गत जो उस ज़िले की मुख्य विशेषताएं हैं, वहाँ की पॉपुलेशन, इन चीज़ों को हम कवर करते हुए चलेंगे और परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन चीज़ों को भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले की। आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य में देहरादून जिले की जो स्थापना हुई थी वो 1817 में हुई थी। मैंने यहाँ पर देहरादून का एक रफ स्केच बनाया है, लगभग जो देहरादून की तरह ही है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी एक ऐसा ही स्केच बना लीजिए, या फिर कोई अगर आपके पास उत्तराखंड का मानचित्र या देहरादून का मैप अवेलेबल है तो आप उस मैप को अपने सामने रखिए, जिससे कि आप इस स्केच को देखने के माध्यम से ही काफ़ी सारी चीज़ें केवल देखकर ही बता सकते हैं। अगर मैं इसमें, ये इसका उत्तरी पार्ट है, ये इसका दक्षिण, ये इसका पूरब और ये इसका पश्चिम, ठीक है। तो इसको देखने से ही हम इस पे काफ़ी सारी चीज़ें बता सकते हैं। मैंने अभी इसमें रिवर नहीं बनाई है, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो देखिए, जो देहरादून जिला है हमारा, वो उत्तराखंड के किस ओर स्थित है? उत्तराखंड के पश्चिम की साइड में स्थित है, ठीक है। साथ ही ये अन्य कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? उत्तरकाशी, नॉर्थ ईस्ट की साइड उत्तरकाशी के साथ, साउथ ईस्ट की साइड ये टिहरी गढ़वाल के साथ, और दक्षिण की ओर पौड़ी गढ़वाल के साथ, और दक्षिण पश्चिम की ओर ये हरिद्वार के साथ सीमा बनाता है। और इसी के साथ साथ अन्य दो राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ भी देहरादून जिला हमारा सीमा बनाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको एक पॉइंट वाइज लिखते हुए आपको बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले आप जानते हैं कि ये गढ़वाल मंडल का एक जिला है और राज्य की राजधानी भी है। इसके बाद संपूर्ण राज्य हमारा एक हिमालयी राज्य भी है। तो देहरादून हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो पाया जाता है वो शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, ठीक है। शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में देहरादून जिला स्थित है। इन दोनों के बीच में एक समतल मैदान या फिर मैं कहूं एक घाटी में देहरादून जिला बसा हुआ है। और इसी समतल मैदान को, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में एक घाटी को या समतल मैदान को क्या कहा जाता है? दून कहते हैं। तो इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है दून वैली या फिर दून घाटी। तो देहरादून को हम दून के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो देहरादून जिले की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1817 में। लेकिन 1817 में जब इसकी स्थापना करी गई थी तब ये मेरठ मंडल का एक जिला था। इसके इतिहास की बात मैं अभी आगे करेंगे, मैं इसके नामकरण के बारे में बताऊंगा, तो वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेरठ मंडल का ये जिला था। इसके बाद 1975 में इसको गढ़वाल मंडल का एक जिला, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत जिला इसको बनाया गया। तो गढ़वाल मंडल का जिला कब बना? 1975 में। और वैसे जो देहरादून जिला हमारा कब बना? 1817 में। इसके इतिहास की बात में हम आगे करेंगे। और जो हमारा देहरादून जिला है ये घनी आबादी वाला जिला है। आगे पॉइंट वाइज फिर मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि यहाँ एक प्रशासनिक
मुख्यालय है और जिले में नगर पालिका की स्थापना के बाद जो इस जिले को जो संचालित करता है वो नगर पालिका के द्वारा ही संचालित किया जाता है। इसके बाद जो इसका अगला पॉइंट होगा वो है कि विधानसभा के द्वारा इस जिले में शीतकालीन सत्र का आयोजन भी किया जाता है। तो विधानसभा के द्वारा शीतकालीन सत्र का आयोजन किया जाता है। इसी के बाद देहरादून में एक हवाई अड्डा भी स्थित है, यहां पर लिख देता हूं। जिसका नाम है जॉली ग्रांट हवाई अड्डा। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है, आप नोट करते हुए चलिएगा कि जॉली ग्रांट हवाई अड्डे को 11 सितंबर 2019 में राज्य कैबिनेट के द्वारा इंटरनेशनल हवाई अड्डे के लिए मंजूरी मिली है। ठीक है, इसमें जो बजट सरकार ने बताया है वो लगभग 300 करोड़। ठीक है, ये जो है ये करंट अफेयर से संबंधित आप इसको याद रख के चलिएगा कि जो हवाई अड्डा है देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, उसको 11 सितंबर 2019 में किसने, राज्य कैबिनेट ने इंटरनेशनल हवाई अड्डे के लिए मंजूरी दे दी है। इसी के साथ जो देहरादून जिला है हमारा, इसके पूर्व में गंगा की सहायक सोंग नदी बहती है। पूरब में गंगा की सहायक सोंग और इसके पश्चिम में यमुना की सहायक आसन नदी और टोंस नदी यहाँ पर बहती है। जब मैंने आपको रिवर सिस्टम बढ़ाया था तो रिवर सिस्टम में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि आसन नदी, टोंस नदी कहाँ पर बहती है और साथ ही जो टोंस नदी है हमारी वो उत्तराखंड राज्य और हिमाचल प्रदेश के मध्य जलीय सीमा भी बनाती है। ठीक है, तो ये कुछ थे देहरादून जिले के बेसिक पॉइंट, तो इसको आप नोट करते हुए चलिएगा। साथ ही डायग्राम के माध्यम से अगर आप बनाएंगे तो आपको इसको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। इसमें अगर और बेसिक चीज़ों की अगर हम और बात कर लेते हैं तो देहरादून जिले में जो तहसीलों की संख्या है वो है 7। ब्लॉक की अगर हम बात करें तो 6 ब्लॉक हैं और गांव की अगर बात करें तो 676 विलेज यहाँ हैं। इसी के साथ अगर औसत वार्षिक वर्षा को देखें तो देहरादून जो है हमारा वो दून घाटी में स्थित है, तो यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है। तो इसकी जो वार्षिक वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक है, 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक है। इसके बाद ये तो है देहरादून के बारे में कुछ बेसिक से तथ्य जिसको आप एक स्केच के माध्यम से या फिर मानचित्र के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो जैसा एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारा हिमालयी राज्य है, हिमालय राज्य होने के साथ देहरादून जिला जो पाया जाता है शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में ये पाया जाता है।
और इसके बीच की जो घाटी या समतल मैदान होते हैं उसको क्या कहा जाता है, दून कहते हैं। इसी कारण इसका एक अन्य नाम भी है, इसको दून के नाम से भी जाना जाता है। स्थापना आप सभी लोग जानते भी होंगे, 1817 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन उस समय ये क्या था, मेरठ मंडल का एक जिला हुआ करता था। उसके बाद 1975 में इसको गढ़वाल मंडल में शामिल कर लिया गया। देहरादून जिले में ही प्रशासनिक मुख्यालय है और साथ ही विधानसभा के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ शीतकालीन सत्र का आयोजन भी किया जाता है। इसी के साथ जॉली ग्रांट एक हवाई अड्डा देहरादून जिले में स्थित है। इसी को राज्य कैबिनेट ने इंटरनेशनल हवाई अड्डे के लिए मंजूरी दे दी गई है। अगर वो डेट पूछे तो क्या है, 11 सितंबर 2019। ठीक है, ये चीज़ आप याद करके रखिएगा। तो देहरादून जिले के पूर्व में जो नदी बहती है या फिर इसके पूर्व में जो स्थित है वो है गंगा की सहायक सोंग नदी, साथ ही पश्चिम में यमुना की सहायक आसन नदी और टोंस नदी स्थित है। इसके बाद तहसीलों की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पर लिखी हुई भी है, ट्यूनी, इसी के साथ चकराता, कालसी, विकासनगर, देहरादून और ऋषिकेश, और एक और तहसील है यहाँ पर, ये डोईवाला। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, आप लिख लीजिएगा डोईवाला। 7 तहसीलें हैं, 6 ब्लॉक हैं। विलेज की अगर मैं बात करूं तो विलेज के उसमें जो डेटा है वो कहीं 648 है, कहीं 677 है। तो लगभग जो देहरादून जिले में गांव हैं वो हैं 676 गांव यहाँ पर हैं। इसी के साथ औसत वार्षिक वर्षा जो होती है यहाँ पर 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ औसत वार्षिक वर्षा होती है। इसके बाद जानते हैं देहरादून जिले के अर्थ के बारे में या फिर देहरादून जिले के नाम के बारे में, और उसी के साथ उसके इतिहास के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं देहरादून के अर्थ की या फिर इसके नामकरण की। देहरादून में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि जो देहरादून जिला है उसका कोई ना कोई एरिया ज़रूर होगा, तो वो क्षेत्रफल या फिर उसका आकार के बारे में मैं आपको भूल गया था, ये आप नोट करते हुए चलिएगा। देहरादून जिले का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3088 वर्ग किलोमीटर। और इसके आकार की अगर हम बात करें तो देहरादून का आकार द्रोण आकार का है और 3088 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया है वो है 1477 वर्ग किलोमीटर। इसको अभी हम आगे वनों में मैं आपको बताऊंगा फॉरेस्ट कवर्ड एरिया कितना है हमारा, 1477 वर्ग किलोमीटर। बात करते हैं देहरादून के नामकरण की या फिर इसके थोड़ी सी इतिहास के बारे में कि देहरादून नाम इसका कैसे पड़ा। तो देहरादून जो नाम है ये 2 शब्द देहरा और दून से लिया गया है। इसमें देहरा जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है और दून जो है ये संस्कृत भाषा से लिया है। ठीक है, हिंदी भाषा में ये देव प्लस हरा से, और जो दून है, दून का जो अर्थ होता है वो होता है द्रोण या फिर द्रोणी, द्रोण या फिर द्रोणी। और इस द्रोण या द्रोणी का जो अर्थ है वो है पहाड़ियों की नीचे स्थित एक घाटी या फिर कोई पथ या कोई मैदान। जैसे मैंने आपको मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में बताया था कि उसके बीच पाए जाने वाली कोई घाटी या मैदान को दून कहा जाता है, तो उसी द्रोण से ये हमारा दून शब्द आया है। ठीक है, तो पहाड़ियों के नीचे स्थित एक घाटी को क्या कहते हैं, द्रोण कहते हैं या फिर दून कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका नाम देहरादून पड़ा।
इससे देहरा और इससे दून लिया गया, तो इसका नाम देहरादून पड़ा। कुछ मान्यताएं भी हैं कि देहरादून में जो सिखों के 7वें गुरु हर राय थे, उनके पुत्र गुरु राम राय ने यहाँ पर 1699 में आके एक नगर के बीचों बीच गुरुद्वारा बनवाया था, और साथ ही उनके द्वारा यहाँ डेरा डाला था उन्होंने। उनके द्वारा डेरा डालने को इसका नाम देहरादून पड़ा। यहाँ पर मैं लिखते हुए आपको समझाता हूँ। अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कि देहरा प्लस दून, जो संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा के मिलने से इसका नाम देहरादून पड़ा। और कुछ मान्यताएं हैं, सिखों के जो 7वें गुरु हर राय थे, उनके पुत्र गुरु राम राय ने, गुरु राम राय द्वारा डेरा डालने के कारण डेरा दून पड़ा। साथ ही कुछ लोगों का मानना है कि गुरु राम राय द्वारा यहाँ पर देह त्यागने के कारण इसका नाम देहरादून पड़ा। ठीक है, जो देहरादून पड़ा वो बाद में लगातार प्रोनाउंस होने के साथ साथ डेरा से देहरादून हो गया। इसी के साथ ऐसा भी माना जाता है कि गुरु राम राय के द्वारा देह त्यागने के कारण इसका नाम देहरादून पड़ा। और जो इतिहासकार हैं, इतिहासकार जो इसका प्राचीन नाम बताते हैं वो क्या है, पृथ्वीपुर। ठीक है, इस चीज को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा कि जो इतिहासकार इसका प्राचीन नाम बताते हैं वो बताते हैं पृथ्वीपुर। अब इसके इतिहास की जानकारी हमें कालसी अभिलेख के कालसी अभिलेख में भी मिलती है, अशोक की जानकारी। उतनी पीछे की बात मैं नहीं करूँगा यहाँ पर, आपको केवल इतना जान लीजिए कि कुलिंद और पांडव के बाद जो यहाँ पर शासन किया देहरादून जिले में 1804 तक गढ़वाल नरेशों का था। (1804) तक गढ़वाल नरेशों के अधीन ये जिला रहा। इसके बाद 1804 से 1815 तक गोरखाओं ने यहाँ पर शासन किया। जब 1804 से 1815 तक किसका शासन रहा? गोरखा का। एक खुरबुड़ा का एक युद्ध हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि खुरबुड़ा के युद्ध में प्रद्युम्न शाह और गोरखा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें प्रद्युम्न शाह पराजित हुआ। उसके बाद गोरखा ने यहाँ पर शासन किया और ये जो युद्ध हुआ था कौन सा था? खुरबुड़ा का युद्ध। इसके बाद 1815 के बाद यहाँ पर सिंघौली की संधि के द्वारा इस जिले पर जो राज किया या फिर जिसने अपना अधिकार जमाया वो थे ब्रिटिश शासन। तो 1815 से स्वतंत्रता तक 1947 तक ब्रिटिश शासन था। इसी में 1817 में इसको गढ़वाल मंडल का जिला बनाया गया। गढ़वाल मंडल का जिला बनाया गया। स्वतंत्रता के टाइम पे भी ये गढ़वाल मंडल के अंतर्गत ही आता था। उसके बाद भी ये गढ़वाल मंडल मेरठ मंडल का जिला बनाया गया। तो 1817 में ये मेरठ मंडल के अंतर्गत आता था। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तब भी ये मेरठ मंडल के अंदर ही था। फिर 1975 में इसको मेरठ मंडल से हटा के गढ़वाल मंडल में शामिल कर लिया गया।
1975 में इसको गढ़वाल मंडल में शामिल कर लिया गया। तो अर्थ देहरा प्लस दून, दो शब्दों से, जिसमें एक हिंदी भाषा का शब्द है मैंने आपको बताया, दूसरा दून जो द्रोणी से लिया गया है। द्रोणी का अर्थ किसी पहाड़ियों की तलछटी या पहाड़ियों के पाद प्रदेश में एक समतल मैदान या फिर कोई एक घाटी या फिर कोई एक पथ को क्या कहते हैं, द्रोणी कहते हैं या फिर दून कहा जाता है, जिससे इसका नाम देहरादून पड़ा। और जो मान्यताएं हैं वो है सिखों के 7वें गुरु हर राय के पुत्र गुरु राम राय के द्वारा यहाँ पर डेरा डालने के कारण देहरादून पड़ा, या फिर उनके देह त्यागने के कारण इसका नाम देहरादून पड़ा। और प्राचीन नाम जो इतिहासकार बताते हैं वो पृथ्वीपुर है। इसी के साथ जो देहरादून जिले में हमें जैसे कालसी अभिलेखों में अशोक की जानकारी मिलती है। तो इसके बाद जो मैंने आपको बताया 1804 में गढ़वाल नरेशों के अधीन था। उससे पहले ये पांडव, फिर यहाँ पर असुर, नाग, यक्ष, कुलिन ने भी शासन किया। तो 1804 में गढ़वाल नरेशों के अधीन था। 1804 के बाद जब प्रद्युम्न शाह और गोरखा के बीच खुड़गुड़ा का युद्ध हुआ, उसमें गोरखाओं ने इसको अपने अधीन कर लिया। फिर 1815 से 1947 स्वतंत्रता तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। इसी में 1817 में मेरठ मंडल का जिले बनाकर इसको मेरठ मंडल में शामिल कर लिया गया। ये थे देहरादून से संबंधित उसके अर्थ या फिर उसके नामकरण और उसके इतिहास के बारे में कुछ तथ्य। इसके बाद जानते हैं देहरादून की जनसंख्या को और साथ ही वहाँ पाई जाने वाली नदियाँ और वनों के बारे में। तो इसके बाद बात करते हैं देहरादून की जनसंख्या के बारे में। जैसे मैं हेडिंग वाइज आपको बता रहा हूँ, आप भी ऐसी नोट डाउन करते हुए चलिएगा, जिससे कि किसी एक जिले के बारे में क्रम अनुसार आपको सारी चीज़ें नोट डाउन रहे। तो जनसंख्या में जो देहरादून जिले की कुल जनसंख्या है वो है 16,96,694। 16,96,694। इसी में जो पुरुषों की जनसंख्या है 8,92,199। और महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं की जनसंख्या जो है 8,44,095। ठीक है, इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8,92,199 और ये है 8,44,095। तो देहरादून जिले की जो टोटल जनसंख्या है वो है 16,96,694। जनसंख्या से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको बिल्कुल भी आप छोड़िएगा मत, इस चीज़ को आप याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि जनसंख्या से भी कई बार आयोग द्वारा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। राज्य के संदर्भ में अगर देहरादून जिले की कुल जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें तो वो है 16.82%। ठीक है, इसी के बाद अगर देहरादून जिले की साक्षरता दर की हम बात करें तो देहरादून जिले की जो साक्षरता दर है वो 84.25%। 84.25% देहरादून जिले की साक्षरता दर है। इस साक्षरता दर में अगर पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें तो पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो है 89.40% और महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें तो वो है 70.54%। ठीक है, इसके बाद देहरादून जिले में अगर लिंग अनुपात की बात करें तो देहरादून जिले का जो लिंग अनुपात है वो है
2 पर 1000 मेल। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें देहरादून जिले की कुल जनसंख्या एक यहाँ से प्रश्न बन सकता है, और साथ ही जो दूसरा प्रश्न अगर पूछ सकता है तो वो है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में देहरादून जिले की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है हमारा, 16.82% जनसंख्या पूरे राज्य की देहरादून जिले में निवास करती है। साक्षरता दर से भी अगर प्रश्न बन जाता है तो साक्षरता दर कितनी है, पूरे जिले की 84.25%। बाकी इनसे क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए कि अगर प्रश्न बन जाए तो आपको आपका आंसर मालूम होना चाहिए। जनसंख्या के बाद जो हम आगे देहरादून जिले में देखते हैं, देहरादून जिले की नदियों के बारे में और यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वनों के बारे में। आपको मैंने जैसे पहले बताया कि देहरादून जिले के पूरब की साइड में गंगा की सहायक सोंग नदी स्थित है, और साथ ही इसकी पश्चिम की साइड में यमुना की सहायक नदी टोंस नदी बहती है। ठीक है, टोंस नदी बहती है। जब मैंने उत्तराखंड के रिवर सिस्टम आपको बताया था तो वहाँ पर मैंने आपको ये अच्छे से बता रखा है कि टोंस नदी हमारी किस एरिया से देहरादून जिले में प्रवेश करती है और कहाँ से लगभग कितने किलोमीटर बहती है। एक बार आप उसको देख लीजिएगा, यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। तो देहरादून जिले में जो नदियाँ बहती हैं वो यमुना एवं उसकी सहायक नदी टोंस और आसन नदी, साथ ही सोंग नदी। ठीक है, इसी में जो हमारी टोंस नदी है, टोंस नदी इस एरिया से एंटर होके लगभग यहाँ पर तक कालसी नामक स्थान तक क्या करती है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच जलीय सीमा बनाती है। ये यमुना हो गई, ये टोंस। तो टोंस रिवर, आसन नदी, यमुना की सहायक नदी, और भी यहाँ से इसमें क्या मिलते हैं, जो लोकल गधेरे होते हैं, नाले होते हैं, वो भी इन नदियों में मिलते हैं। इसके बाद जो देहरादून जिले में वनस्पति पाई जाती है वो कौन कौन सी पाई जाती हैं, ये मैंने आपको उत्तराखंड के रिवर सिस्टम में पढ़ा रखा है। तो देहरादून जिले में जो प्रमुख वनस्पति है वो है साल, या पर्वतीय साल भी कहते हैं, पर्वतीय साल पाया जाता है। इसी के साथ यहाँ देवदार और बांस, बुराश और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां। अब देहरादून ज़िले की जो इकॉनमी है, आप लोग जानते होंगे कि इसकी जो इकॉनमी है वो पूरी तरह किस पे है, टूरिज्म बेस पे डिपेंड करती है। और साथ ही जो यहाँ अकेडमी है उनके द्वारा यहाँ इसकी इकॉनमी देहरादून ज़िले की है। तो जड़ी बूटियों से भी एक आर्थिक लाभ प्राप्त करता है ज़िला। तो जड़ी बूटियों में यहाँ शहद, बांस, हल्दू, मोम आदि औषधि जड़ी बूटियों से यहाँ पर लाभ प्राप्त किया जाता है। देहरादून जिले में ऊंचाई और अन्य भिन्नताओं के कारण यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती हैं वो उष्णकटिबंधीय से लेके शीतोष्ण कटिबंधीय तक की वनस्पति पाई जाती है।
इसी में बुरास के साथ आप शंक्वाकार आकार वन भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड की वनस्पति के अंतर्गत जब मैंने हिमालयन के संदर्भ में, उसके ऊंचाई के संदर्भ में जब मैंने आपको वनस्पति प्रकार बताए थे, तो उसमें भी मैंने इन चीज़ों को अच्छे से आपको बताया है। इसके साथ जो देहरादून ज़िले में भाषाएं बोली जाती हैं वो है हिंदी, गढ़वाली, पंजाबी, उर्दू। इन भाषाओं सबसे ज़्यादा जो बोली जाती हैं वो बोली जाती है हिंदी और गढ़वाली भाषा। इसी के साथ पंजाबी और उर्दू भी यहाँ बोली जाती हैं। तो देहरादून ज़िले में हमने इसके एक रफ डायग्राम या इसके स्केच के माध्यम से ही काफ़ी बेसिक चीज़ों को जाना, और उसी के साथ हमने इसके अर्थ के बारे में जाना, फिर उसके इतिहास के बारे में जाना, और वहाँ पाई जाने वाली नदियाँ और वनस्पतियों को भी मैंने आपको बताया। इसको मैंने विस्तार से आपको उत्तराखंड के रिवर सिस्टम और उत्तराखंड की वेजिटेशन में बताया है। साथ ही इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे वो उत्तराखंड में जो प्रमुख एकेडमी हैं या फिर उत्तराखंड में जो परियोजनाएं चल रही हैं उन चीज़ों को जानेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।